2014 से पहले भारत आसमान की तरफ देख रहा था। 2014 से पहले हमारा मकसद था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बतौर डॉक्टर, बतौर वैज्ञानिक, बतौर आईटी प्रोफेशनल अपनी छाप छोड़ना। मगर 11 सालों बाद विदेशों में जो घटनाएं होती हैं, हम उस पर आक्रोशित होते हैं। हम अपने ही देश के नागरिकों पर निशाना साध रहे हैं। क्रिसमस जैसे पावन पर्व पर जो एक दिन पहले गुजरा है, आप जानते हैं क्या क्या नजारे नहीं देखने को मिले। माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में, उनके शासनकाल में हमारा देश जो है ऊंचाइयों पे चढ़ रहा था। देश के जो युवा थे उनके अंदर एक अलग ही जोश और एक अलग ही जज्बा देखने के लिए मिलती थी। नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं इन युवाओं को, तो ऐसा लगता है ये देश हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई। बहुत सारे युवा को देखेंगे आप, मंदिर मस्जिद इन सब के आगे पीछे आके उट पटांग नारे लगाते हैं, अनाप शनाप नारे लगाते हैं, जिससे क्या हमें पता चलता है कि क्या सच में हम 2024 को क्रॉस करके 25 में जाने वाले हैं। जहां साइंस टेक्नोलॉजी की बात होना चाहिए, वहां लोग धर्म और राजनीति में सिर्फ उलझे हुए हैं और इसी में लड़े हुए हैं। आज हम अभिषेक शर्मा जी के ऊपर उनकी एक रिपोर्ट को देखते हैं जो मनमोहन सिंह जी के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है भाई। तो चलिए इनका एक रिपोर्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। History will be kinder to me than the contemporary media. एक खास वजह थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके काम के प्रति अधिक दयालु होगा। मीडिया ने उन्हें जिस तरह से आंका, विपक्षी दलों ने उन पर जिस तरह से हमला किया, इतिहास उनके कामों के प्रति अधिक दयालु होगा। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, 92 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, आज उनके एक एक शब्द को भारत समझ रहा है। क्योंकि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि 2014 से पहले भारत आगे देख रहा था। भारत आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था, मगर आज 11 साल बाद हम कैथेड्रल के सामने भजन गाते हैं, हम मस्जिदों के सामने अश्लील भजन चलाते हैं, हम हर धार्मिक स्थल के नीचे एक और धार्मिक स्थल खोज रहे हैं। यानी कि मानसिक तौर पर 11 साल में देश का जो बौद्धिक विकास होना था, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके काम के प्रति अधिक दयालु होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि पत्रकार ने उनसे क्या सवाल पूछा था, और सवाल में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो भी उस वक्त को लेकर एक संदेश दे रहा है। पत्रकार ने उनसे क्या सवाल पूछा था, आपकी स्क्रीन पर आप पर आरोप लग रहा है कि आप अपने मंत्रियों पर लगाम लगाने में असमर्थ रहे। आपने परिस्थितियों को हाथ से बाहर जाने दिया। आप पॉलिटिकली फेल हो गए और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने की बजाय दूसरे लोगों को इसे रोकने के लिए कहते रहे। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, 2014 से पहले भारत आसमान की तरफ देख रहा था। 2014 से पहले हमारा मकसद था अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बतौर डॉक्टर, बतौर वैज्ञानिक, बतौर आईटी प्रोफेशनल अपनी छाप छोड़ना। मगर 11 सालों बाद विदेशों में जो घटनाएं होती हैं, हम उस पर आक्रोशित होते हैं। हम अपने ही देश के नागरिकों पर निशाना साध रहे हैं। क्रिसमस जैसे पावन पर्व पर जो एक दिन पहले गुजरा है, आप जानते हैं क्या क्या नजारे नहीं देखने को मिले। बच्चे जहां पर सांता क्लॉज बने हुए थे, उन स्कूल्स पर धावा बोला गया। जोमेटो का डिलीवरी बॉय जिसने सांता की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके कपड़े उतारे गए। लखनऊ में कैथेड्रल के सामने भजन जपा जा रहा था, मानो ताना दिया जा रहा है। यह बदल गया है 11 साल में। और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके प्रति दयालु होगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें किस तरह से इज्जत दी जाती है। करीब 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहूंगा आप देखें। इसीलिए उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया था, सिंह इज किंग। इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उस वक्त मनमोहन सिंह का क्या योगदान था। देखते हैं।
Joint meeting will come to order. Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. मनमोहन सिंह को कई लोग 1991 की वजह से भी याद करते हैं दोस्तों। 1991 जब भारत उदारवाद के दौर में प्रवेश कर रहा था, जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोलकर रख दिया था, उसी का परिणाम था दोस्तों कि इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में प्रवेश किया। यही वजह था कि कई जो मध्यम वर्गीय हैं उनके जीने का स्तर बढ़ा। जी हां, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी छाप छोड़ते गया। और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने देश को दिया सूचना का अधिकार, जो आम इंसान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार था, सरकार से सवाल करने का सबसे बड़ा हथियार। और आज उस सूचना के अधिकार को तहस नहस कर दिया गया है पिछले 11 सालों में। याद कीजिएगा, जिस अन्ना आंदोलन ने नींव रखी थी कांग्रेस के खात्मे की, उसी अन्ना आंदोलन से निकला था लोकपाल। वो लोकपाल भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश को दिया गया, मगर आप जानते हैं 11 सालों से हम उस लोकपाल की गूंज तक नहीं सुन रहे हैं। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है कोई नहीं जानता। उस लोकपाल का स्वाहा कर दिया गया। यह बात अलग है कि उसी अन्ना आंदोलन पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता हासिल की थी। कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थीं, उनमें से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए थे। मगर आज उस लोकपाल की गूंज कोई नहीं सुनता। मगर इसमें दोष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। उन्होंने ईमानदारी से देश की जनता को सूचना का अधिकार दिया। उन्होंने ईमानदारी से देश की जनता को लोकपाल दिया। देश को अमेरिका के साथ परमाणु डील पर हस्ताक्षर करने का मौका मिला। मगर पिछले 11 सालों में हम यह दावा तो करते रहे कि भारत या मौजूदा प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, मगर इस तरह की कोई डील्स सामने उभर कर नहीं आती हैं। कोई भी डील सामने उभर कर नहीं आती हैं। And I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे तो भारत के पत्रकार सही मायने में पत्रकार थे। मैं आपको सुना चुका हूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति अधिक दयालु होगा, तब उनसे क्या सवाल पूछा गया था। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं दोस्तों। 2005 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेएनयू जाते हैं और जेएनयू में उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। प्रशासन इसी के परिणाम के चलते कई छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है, उन्हें जेएनयू से बाहर करने की जमीन तैयार करता है। मगर तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कॉल जाता है जेएनयू को और कहा जाता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना हर छात्र का अधिकार है। जी हां, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। उनसे आप कुछ भी सवाल कर सकते थे, मगर पिछले 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कि आपके करीब 9.5 साल के कार्यकाल में ये एक परसेप्शन रहा कि फैसले 10 जनपद में होते हैं, उनका ऐलान 7 RCR या PMO से होता है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अगर इशारा भी हो तो सरकार उसे अमल में लाने में, उसका ऐलान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। इस परसेप्शन, इस छवि के बारे में आप क्या कहेंगे? Well, it is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments in these 9.5 years. There were, of course, opportune times when they differed from what the government had done. The government reconsidered those issues, and I don't think this is wrong or a disadvantage to make corrections if the party leadership feels that such corrections were required in the national interest. पिछले 11 सालों में हमने ढेरों मन की बात सुनी है। पालतू मीडिया से प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें सवाल पहले ही तय हो जाते हैं और बात यहां नहीं रुकती है। आप जानते हैं, हाल ही में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा है कि न सिर्फ सवाल पहले तय होते हैं बल्कि उस इंटरव्यू को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिट किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री यह फैसला करते हैं कि क्या सवाल पूछा जाए, और अगर सवाल पूछा गया है तो वो ऑन एयर होता है, वो टीवी पर दिखाया जा सकता है, उसका भी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। यह है आज का मीडिया। मीडिया उस वक्त सवाल करता था दोस्तों। मीडिया को इस बात की आजादी थी, जो लोग आंदोलन करते थे उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया जाता था। मगर पिछले 11 सालों में क्या हुआ है आप सब जानते हैं। किसान सड़क पर उतरता है, 750 किसान मर जाते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है। समाज सेवी सवाल करते हैं, उन्हें सोरोस का एजेंट बताया जाता है। उन्हें एंटी नेशनल अर्बन नक्सल बताया जाता है। जी हां, किसानों को भी अर्बन नक्सल बताया गया था। शाहीन बाग में आंदोलन होता है, तब क्या होता है दोस्तों, उन्हें पाकिस्तान समर्थित बताया जाता है। सबसे बड़ी बात जो हमने पिछले 11 सालों में देखा है, मीडिया न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति नतमस्तक है, बल्कि सबसे दुखद बात, मीडिया दंगाई बन गई है। मीडिया रेडियो रवांडा बन गया है। मीडिया का चरित्र एक अपराधी, एक दंगाई जैसा हो गया है। और आप जानते हैं, इसके लिए मुझे आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कार्यक्रमों में उन्हें अक्सर एक्सपोज करता रहता हूं। 11 सालों में मीडिया का चरित्र इस तरह से बदल गया दोस्तों, इस तरह से बदल गया। क्यों? क्योंकि सरकार की दबिश के सामने, सरकार के जोर के सामने सवाल पूछना तो बहुत दूर, ये लोग उनके एजेंट बन गए, और सबसे बड़ी बात, नफरती एजेंट बन गए। यह है पिछले 11 साल की विरासत। और इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। तो साथियों, इस वीडियो को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम बहुत कुछ देख रहे हैं जो बिल्कुल वास्तविक है भाई, बिल्कुल वास्तविक है। हम देख रहे हैं कि इस सरकार के शासनकाल में, जो हमारी 2014 के बाद सरकार चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, इनके शासनकाल में अगर स्टूडेंट अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें डंडे से प्रताड़ित किया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, सवाल को बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही अच्छे से, बहुत सटीकता के साथ, बहुत गहराई के साथ जवाब दिया करते थे। तो वो मनमोहन सिंह थे जो हमें लगता था कि सच में हमारे देश के युवाओं के लिए सोच रहे हैं, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। बाकी आपका अपना क्या ओपिनियन है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।